हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके अपने चैनल एम विथ एजुकेशन पर दोस्तों मैं जो आज टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वह अरावली पर्वत श्रेणी है। मैं आपको इससे पहले के जो वीडियो हैं उसमें आपको प्रायद्वीप भारत के बारे में बताया था। उस वक्त पूरा मैंने क्लासिफिकेशन बता दिया था। आज मैं जो क्लासिफिकेशन का जो फर्स्ट पार्ट है अरावली पर्वत श्रेणी जो केंद्रीय उच्च भूमि में आती थी उसके बारे में बताऊंगा। यहाँ से किस तरह से क्वेश्चन आते हैं वही बताऊंगा। मैं आपसे गुजारिश है मेरी कि आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो देखिएगा, जो अरावली पर्वत श्रेणी है वो लगभग यहाँ से दिल्ली, यहाँ से लेकर के गुजरात के अहमदाबाद तक इस तरह फैली हुई है। इस तरीके से गुजरात से अहमदाबाद तक फैली, गुजरात से अहमदाबाद तक लगभग 880 किलोमीटर की लंबाई में यह फैली हुई है। अरावली पर्वत श्रेणी है, यह विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी मानी जाती है और इसका जो निर्माण हुआ था वो लगभग 750 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। यह हिमालय की तरह ही एक बलित पर्वत है, लेकिन इसके अपक्षय तथा अपर्दन के कारण, इसके अपक्षय तथा अपर्दन के कारण, अपक्षय कहते हैं कि जो पहाड़, जो पर्वत श्रेणी होती है उस पर धूल, वायु, जल, हवा के कारण उस पर जो मिट्टी होती है वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है। उसे अपक्षय और अपर्दन कहते हैं। अपक्षय मतलब अपने स्थान पर पड़े रहना, अपर्दन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। अर्थात यह विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है, लेकिन इसका अपक्षय अपर्दन होने के कारण यह एक इस समय अवशिष्ट पर्वत रह गया है। पहले मान के चलिए, यह जब निर्माण हुआ था इसका तो इस तरह ऊंची थी। इस तरह अरावली पर्वत श्रेणी ऊंची थी, लेकिन अपक्षय और अपर्दन के कारण इसका ये भाग कट गया। अब केवल जो अवशिष्ट के रूप में बचा हुआ है वह केवल इतना भाग बचा, इसे अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। इसे अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। अरावली पर्वत श्रेणी है वह एक अवशिष्ट पर्वत है, यद्यपि यह वलित पर्वत था। हिमालय के समान ये वलित पर्वत था। तो देखिए मित्र, इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको, एक एक पॉइंट लिखाऊंगा तो आप लिखते चलिए। पहला पॉइंट इसमें मैंने आपको बताया, इसके निर्माण के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले इसका निर्माण कब हुआ। इसका निर्माण कब हुआ, इसका निर्माण मतलब अरावली, पहला पॉइंट है इसमें। मित्र, आप मेरे साथ एक कॉपी पेंसिल ले लें और इस तरह भारत का मैप बना लें और जो मैं लिखाऊं, जो बताऊं उसे आप अपने एक अच्छे नोट और बेहतरीन नोट में लिखते जाएं, ताकि फ्यूचर में आप कोई भी एग्जाम देते हैं आप एक दो बार रिवीजन कर लें और उससे जो भी क्वेश्चन आया आप बड़े सरल तरीके से उसमें कर ले जाएं। तो देखिएगा, अरावली पर्वत श्रेणी का निर्माण
750 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। इसका निर्माण ये मित्र पूछा जाता है, डिफरेंस पेन से लिख देता हूं मैं, प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। पहला पॉइंट मैंने बताया, अरावली पर्वत श्रेणी है, इसका निर्माण लगभग आज से 750 वर्ष पूर्व में 750 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। ये पॉइंट आप जरूर याद कर लें कि अरावली पर्वत श्रेणी का जो निर्माण है वो कब हुआ है, तो प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, दूसरी इसकी विशेषता है, यह विश्व का सबसे प्राचीन या पुराना वलित पर्वत है। वलित पर्वत है जो अब अवशिष्ट के रूप में स्थित है। अवशिष्ट के रूप में स्थित है। इसे आप नोट कर लीजिए। पूछा जाता है कि विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो आप बता सकते हैं कि अरावली पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे, इस श्रेणी पर यह श्रेणी, देखिए यह श्रेणी ग्रेनाइट नीस क्वार्टजाइट सिस्ट से बनी है। यह एक, दोस्तों यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह एक धारवाड़ प्रकार की दोस्तों जितनी भी चट्टानें होती हैं, जैसे धारवाड़ प्रकार की चट्टानें, इसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा, जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा मैं। धारवाड़ प्रकार की चट्टान है की पर्वत श्रेणी है। इसे आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए,
अब मैं इसका विस्तार बताऊंगा। विस्तार, देखिए अरावली पर्वत श्रेणी गुजरात के शहर अहमदाबाद से लेकर के दिल्ली तक लगभग 880 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। और यह गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, जैसे ये गुजरात इतना हो गया, ये इतना गुजरात, इसके बाद राजस्थान, उसके बाद ये आपका पंजाब पड़ जाता है इधर, ये हरियाणा है और ये दिल्ली है। तो ये 4 राज्यों में 1 2 3 4 गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली 4 राज्यों में फैली हुई है। लेकिन इसका सबसे अधिक जो विस्तार है लगभग 80% वह राजस्थान राज्य में है। तो आप लिखिए इसमें यह गुजरात के अहमदाबाद से दिल्ली तक 880 किलोमीटर की लंबाई में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली राज्यों में फैली है। ठीक, दूसरा पॉइंट इसमें आप लिखेंगे, यह श्रेणी मतलब अरावली श्रेणी राजस्थान राज्य में इसका विस्तार लगभग 80% है। 80% है। आप नोट करते जाएंगे मेरे साथ। इसके बाद लिखेंगे इसकी ऊंचाई भाई, लंबाई तो बता दी, इसकी ऊंचाई बताना जरूरी है। इसकी ऊंचाई लगभग 350 मीटर से 900 मीटर तक है। दोस्तों, यदि किसी पर्वत श्रेणी की जो ऊंचाई मापी जाती है वो समुद्र तल से मापी जाती है, तो समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है वो 350 से लेकर के 900 मीटर तक है, एक औसत। लेकिन यहां पर आपको बताऊंगा मैं, यह दक्षिण और पश्चिम की तरफ अधिक ऊंची है और उत्तर पूर्व की तरफ कम ऊंची है। अर्थात इसका विस्तार इस तरीके से, इधर चौड़ी होती गई है और ऊंची भी होती गई है, चौड़ी भी होती गई है और ऊंची भी होती गई है। तो ये गुजरात और राजस्थान की तरफ काफी चौड़ी है और ऊंची है। दिल्ली हरियाणा की तरफ ये कम ऊंची है और कम चौड़ी है। इसका आप ध्यान रखेंगे।
इसी कारण अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर जो राजस्थान राज्य में है, माउंट आबू पर्वत पर, जिसकी ऊंचाई 1772 मीटर है, वह राजस्थान राज्य में है। तो इसके बारे में आप लिखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप मित्र मेरे साथ लिखते जाइए। देखिए, हर वनडे एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आते हैं। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, पीसीएस से लेकर के आरएएस तक, लिखिए इसके बारे में। अरावली श्रेणी अरावली श्रेणी हरियाणा और दिल्ली में कम चौड़ाई और ऊंचाई है। बता चुका हूं, लेकिन गुजरात और राजस्थान में अधिक चौड़ी है और ऊंची है। पहला पॉइंट आपका ये हो गया। दूसरा पॉइंट लिखिए इसी में, अरावली की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर्वत पर, माउंट आबू पर्वत पर माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा जैन मंदिर के निकट निकट गुरु शिखर है। गुरु शिखर गुरु शिखर गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई लगभग, इसकी जो ऊंचाई है वो 1772 मीटर है। गुरु शिखर है मित्रों, आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए मेरे साथ। देखिए, अभी जो बताई इसकी जो चोटी है गुरु शिखर, वो इस जगह है, इस जगह राजस्थान में। यह गुरु शिखर, क्या है? गुरु शिखर। गुरु शिखर है 1772 मीटर। इसमें पॉइंट और रह गया था, गुरु शिखर चोटी
राजस्थान के सिरोही जिले में है। सिरोही जिले में सिरोही जिले में है। मित्र, एक पॉइंट और आपको बताऊंगा दिलवाड़ा के जैन मंदिर के बारे में, उसको आप और नोट कर लीजिए। दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में 13वीं शताब्दी में राजा वास्तुकार और तेजपाल ने, इसे वास्तुकार नहीं है, वास्तुपाल है, वास्तुपाल और तेजपाल दो भाइयों ने कराया था। इसमें जो इस मंदिर में, दिलवाड़ा के जैन मंदिर में जो विमल शाह मंदिर है, विमल शाह मंदिर सबसे प्राचीन है और जैन धर्म के, क्योंकि यह मंदिर जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आप बता सकते हैं नाम उनका क्या था? प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को समर्पित है, ये थोड़ा सा अलग से फैक्ट था दोस्त, इसलिए मैंने आपको बता दिया है, लेकिन एग्जाम पता है तो आपको ये नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, मैंने आपको इस विस्तार बताया इसके बारे में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मित्र, बगैर शिद्दत के तैयारी करना, बगैर लगन के, बगैर मेहनत के तैयारी करना व्यर्थ जाती है। जब तक आप मेहनत ठीक से नहीं करेंगे, ठीक शासन में नहीं करेंगे, तब तक सफलता आपको नहीं मिलेगी। देखिएगा, अगला पॉइंट है अरावली श्रेणी को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम जाना जाता है। जैसे दिल्ली में इन्हें क्या कहते हैं? दिल्ली में इन्हें राजमहल की पहाड़ियां बोलते हैं।
की पहाड़ियां। दिल्ली में इन्हें राजमहल की पहाड़ियां बोलते हैं। मित्र, राष्ट्रपति भवन, जितने जितने भी जो राजनीतिक स्थल हैं, जैसे राष्ट्रपति भवन वगैरह, वो राजमहल की पहाड़ियों पर ही बने हुए। नई दिल्ली जो टोटल है वो राजमहल की पहाड़ियों पर ही बसाया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, उदयगढ़, उदयपुर, उदयपुर राजस्थान पड़ता है। उदयपुर में जरगा की पहाड़ियां, उदयपुर में जरगा की पहाड़ियां, उसके बाद कुंभलगढ़ में, कुंभलगढ़ में राजस्थान में ये कुंभलगढ़ में भौरात की पहाड़ियां, ये मित्र पूछी जाती है, आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। तोड़गढ़ में, तोड़गढ़ में, तोड़गढ़ भड़वाड़ा की पहाड़ियां, की पहाड़ियां, अहमदाबाद में, अहमदाबाद में आड़म की पहाड़ियां, आड़म की पहाड़ियां। मित्र ये पूछी जाती है, इन्हें आप एक बार नोट कर लीजिए और रिवीजन कर लीजिए। ये सारी पहाड़ियां पूछी जाती है, मैचिंग के लिए दे दी जाती हैं। जैसे दिल्ली में आप क्वेश्चन दिया होगा तो दिल्ली की पहाड़ियों के सामने जरगारी पहाड़ियां लिख दिया जाएगा, या भौरात की पहाड़ियां लिख दिया जाएगा, भड़वाड़ा की पहाड़ियां लिख दिया जाएगा, या पाड़म की पहाड़ियां लिख दिया जाएगा। आप एक दो बार इसका रिवीजन कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, अरावली पर्वत श्रेणी से 3 नदियां निकलती हैं और तीनों नदियां अंतरस्थलीय नदी हैं। देखिए, अरावली पर्वत श्रेणी से 3 नदियां निकली हैं। सबसे पहले लूनी नदी, लूनी नदी राजस्थान में इस तरह निकली है। इसी अरावली पर्वत श्रेणी के पश्चिम की तरफ से निकली है और इस तरीके से आकर के इस तरीके से यहीं पर विलीन हो जाती है। यहां से 3 नदियां निकली हैं। एक तो लूनी नदी है, ये कौन सी नदी है? लूनी नदी है। दूसरी नदी है वो बनास नदी है। बनास नदी इस तरह निकली हुई है और चंबल की जो चंबल नदी है उसकी सहायक नदी बन जाती है बनास नदी, और एक चंबल नदी है, इसकी सहायक नदी बन जाती है। और एक साबरमती नदी है जो इस तरह निकली हुई है और खम्माती खाड़ी में आकर के विलीन हो जाती है। ये साबरमती नदी है। इस तरीके से
यहां से नदियां निकली हैं। तो देखिए अरावली से तीन नदी निकली है। नंबर एक लूनी नदी, आप थोड़ा सा देखिए यह अरावली के पश्चिम दिशा से में निकलकर कच्छ के रन में विलीन हो जाती है। कच्छ के रन में विलीन हो जाती है। इस नदी में ये देखिए यह नदी अंतःस्थली नदी है। यह नदी अंतःस्थली मतलब स्थल में ही निकलती है, स्थल में विलीन हो जाती है, किसी सागर या महासागर में नहीं जाती, अंतःस्थली नदी है। इसी में और लिखेंगे लूनी नदी में मीठा और खारा जल होता है। यह नदी ऐसी है कि इसमें मीठा जल भी प्रवाहित होता है और खारा जल भी प्रवाहित होता है। यह नदी इस तरीके से निकली है पश्चिम दिशा की तरफ से, और जो कच्छ का रन है यहाँ पर गुजरात में, वहां पर विलीन हो जाती है। ये मैंने इसके बारे में बताया। इसकी दूसरी एक विशेषता और जो इम्पोर्टेंट है वो लिख लीजिए मित्र। लूनी नदी, यद्यपि जो नदियां पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा, लूनी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए बनास नदी, बनास नदी, बच्चे मोटरसाइकिल देख लीजिए। बनास नदी, देखो मित्र यह नदी अरावली के दक्षिण पूर्व से निकलकर दक्षिण पूर्व से निकलकर चंबल में विलीन हो जाती है, में मिल जाती है। जैसे ये नदी इस तरह से निकली है और एक चंबल, एक नदी बह रही है, उसमें उसकी एक सहायक नदी बन जाती है बनास नदी।
क्वेश्चन पूछा जाता है बनास किसकी सहायक नदी है, तो चंबल की सहायक नदी है, आप बता सकते हैं। उसके बाद लिखिए साबरमती नदी। साबरमती नदी नदी यह नदी दक्षिण पूर्व की ओर से निकलकर दक्षिण पूर्व की ओर से निकलकर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ये जो नदी है इस तरीके से साबरमती या खंबात की खाड़ी है, यहां पर आकर के गिर जाती है। आप लोग नोट कर लीजिए इसको। फिर देखिए दूसरी यहां पर एक पॉइंट है साबर झील। देखिए साबर झील, यह झील अरावली पर्वत श्रेणी से चारों तरफ गिरी है। देखिए जो पर्वत श्रेणी है बीच में ये है साबर झील है, उसके चारों तरफ पर्वत श्रृंखला है। इसके बाद जो साबर झील है यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। आप लोग लिख सकते हैं यह झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। आप नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। नेक्स्ट लिखिए इसी में जो अरावली पर्वत श्रेणी है वह जलवायु विभाजन का कार्य भी करती है। जो अरावली पर्वत श्रेणी है मित्र वो जलवायु विभाजन का भी कार्य करती है। कैसे करती है, देखिए भारत में वर्षा होती है वो दो तरह से होती है। एक तो बंगाली खाड़ी से, ये बंगाली खाड़ी है, अरब सागर है। बंगाली खाड़ी से वर्षा होती है तो हिमालय से टकराती है, और इधर से वर्षा होती है जो अरब सागर की तरफ से हवाएं इस तरीके से आती है। तो क्या होता है मित्र, ये जब ये हवाएं इधर से होकर बहती हैं तो अरावली पर्वत श्रेणी इसे रोक नहीं पाती, क्योंकि इसकी दिशा, हवाओं की दिशा और अरावली पर्वत श्रेणी की दिशा सेम है, समान है, एक ही दिशा में है। तो ये हवाएं इस तरीके सीधे निकल जाती है, वो इधर वर्षा नहीं हो पाती। इसीलिए ये वाला क्षेत्र है वो मरुस्थली है। कैसा है, मरुस्थली है, थार का मरुस्थल है, क्योंकि हवाओं के बीच में ये अवरोधक का कार्य नहीं करती, मतलब उसी दिशा में हवाएं निकल जाती है जिस दिशा में यह अरावली पर्वत श्रेणी है। लेकिन इसकी जो पूर्वी साइड है ये थोड़ी टेढ़ी है इस तरीके से, तो इस तरीके से कुछ हवाएं आती हैं तो इसके पूर्वी दिशा में इस तरीके से वर्षा यहाँ पर कर देती है। तो ये क्षेत्र है, ये जो बांगर क्षेत्र है यहाँ पर वर्षा होती है और यहाँ पर कृषि वगैरह होती है। तो इसके बारे में लिखिए अरावली श्रेणी जल विभाजक है।
थोड़ा लिखिए, बस थोड़ी देर का और है, 10 मिनट का समथिंग। अरब सागर से चलने वाली हवाओं की दिशा इसी श्रेणी के समान होती है। इसी कारण अरावली के पश्चिम में वर्षा नहीं हो पाती और नहीं हो पाती, लेकिन पूर्व दिशा में वर्षा होती है। आप इसे समझ लीजिए, समझा चुका हूं, और नोट कर लीजिए। देखिए, इसका महत्व क्या है? सबसे पहले अरावली मरुस्थल को पूर्व की ओर बढ़ने से रोकती है। देखिए मित्र, ये जो मरुस्थल है और ये आपकी पर्वत श्रेणी है, यह पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी, ये जो मरुस्थल है इसको इधर नहीं बढ़ने देती, केवल वहीं तक रोके रखती है। इसी कारण इसमें वर्षा होने के कारण यहाँ यह क्षेत्र है वो कृषि योग्य क्षेत्र है। यहाँ पर कृषि की जाती है और घनी आबादी इसी क्षेत्र में पाई जाती है पूर्व दिशा की ओर। और इसी कारण अरावली पर्वत श्रेणी है वह मरुस्थल को आगे बढ़ने से रोकती है। इसका पहला महत्व ये। दूसरा महत्व समझिए इसका, यहाँ पर खनिज पाए जाते हैं। खनिज दो प्रकार के होते हैं, धात्विक धात्विक खनिजों में जैसे तावा है। तावा यहीं से निकाला जाता है। तावा जैसे खेतड़ी से निकाला जाता है, और ये खेतड़ी झुंझुनू जिले में है। झुंझुनू जिले में है। झुंझुनू जिले में है, राजस्थान के में। इस तरीके से लोहा जो निकाला जाता है, जयपुर क्षेत्र से निकाला जाता है। लोहा जयपुर से निकाला जाता है। इसके अतिरिक्त यहां से चांदी, सोना आदि धात्विक खनिज निकाले जाते हैं। इसके बाद अधात्विक खनिजों में ग्रेनाइट या संगमरमर, यहां पर संगमरमर मिलता है, वह मकराना प्रकार का मिलता है। यहाँ के संगमरमर से दो प्रसिद्ध इमारतें बनी है। एक तो ताजमहल, आगरा का ताजमहल, और विक्टोरिया मेमोरियल, कलकत्ता का विक्टोरिया मेमोरियल।
कलकत्ता का विक्टोरिया मेमोरियल संगमरमर से बनी हुई है, जो यहीं से प्राप्त हुई थी। दोस्तों, अरावली के बारे में अधिकांशतः क्वेश्चन आते हैं, मतलब क्वेश्चन आएंगे वो यहीं से अधिकांश आएंगे, इसके बारे में मैंने आपको बताया। और इसके बाद केंद्रीय उच्च भूमि में जैसे मालवा का पठार है, मेवाड़ का पठार है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, आप उसका इंतजार करिए। आज के लिए इतना ही। लेकिन दोस्त, आप लोगों से मैं एक बात, आप अपना बड़ा भाई या दोस्त जो भी कुछ मानते हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।